हम्म, हमारा जो कल का टॉपिक था जिस पे हमने बात की थी वो था वर्क एनर्जी एंड पावर। दिस वाज आवर टॉपिक। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज SI यूनिट ऑफ वर्क। मैं फिर ये रिपीट करूँगा। वर्क को हमने ऐसे डिफाइन किया, वर्क is defined as the force applied work is defined as the product of force and displacement. This we already know. That means work is equal to force into S means displacement. Now to define the SI unit of work, if we take force equal to 1 Newton, displacement is equal to 1 meter, then W work done is equal to 1 Newton into 1 meter, that is work done is equal to 1 Newton meter. 1 Newton meter जो है that means work done is 1 जूल। क्योंकि जूल एक साइंटिस्ट थे, उसने उस वर्क पर उसने बहुत काम किया है और उसी के नाम पे जो वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो जूल पड़ गया। अब हम इस जूल को डिफाइन करेंगे कि ये जूल क्या होता है। The amount of work done is 1 joule. Work done is 1 joule when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter। मैं मिसाल से ऐसे समझाऊंगा इस तरह। अगर मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन की ओर, और ये ब्लॉक जो है इस पे जो 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 फोर्स मैंने अप्लाई किया, मान लीजिए that is 1 Newton, and when the force of 1 Newton is applied on the block and this block is displaced through 1 meter, 1 मीटर ये डिस्प्लेस हो गया, that means work done is equal to then 1 Newton into 1 meter, because we know that work done is equal to force into displacement. Force is here, force that is 1 Newton and displacement S is here 1 meter, so work done is equal to 1 Newton meter, that means work done is equal to 1 joule. So 1 joule is the amount of work done when a force of 1 Newton is applied on a body or an object when it is displaced through 1 meter. This is the definition of 1 joule. Now
work is a scalar quantity. ये हम डिफाइन करने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आपको ये अजीब लगेगा, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि 9th स्टूडेंट के जो बच्चे होते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री का अभी मतलब उनको नॉलेज नहीं है, ना ही उनको डॉट प्रोडक्ट का उनको नॉलेज है, ना ही उनको वेक्टर प्रोडक्ट का नॉलेज है। क्योंकि when you will go in the next classes, that is in higher classes, that is when you will go in PUC, तो उस सूरत में आपको इसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के साथ उन चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये ऐसे मैं बताऊंगा कि आपको ये अजीब लगेगा कि जैसे कि हमें पता है कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जबकि आपको ये लगेगा कि जो फोर्स है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको ये फीलिंग होगी कि शायद वर्क डन जो है ये हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही हमें मिलेगी। लेकिन मान लीजिए, ये मैं आपको एक मिसाल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे मैंने यहाँ फोर्स लगाया और फोर्स जो मैंने किया इस पे 1 न्यूटन, और जब ये ब्लॉक यहाँ से मूव हुआ, मान लीजिए यहाँ तक जब ये मूव हुआ, जब इसमें इमोशन हो गई, जब ये डिस्प्लेस हो गया, कितना हो गया 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर, तो उसमें जो वर्क डन है, वर्क डन मुझे मिल गया 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, दैट इज 1 न्यूटन मीटर, दैट इज 1 जूल। तो वर्क डन मुझे मिल गया कितना 1 जूल। मान लीजिए अब मेरे पास यही ब्लॉक है ऐसे, इस ब्लॉक पे मैंने जब यहाँ पर मैंने राइट की ओर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया कहाँ की ओर, राइट की ओर। यहाँ पर मेरे पास ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे मैं अब फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इसकी यहाँ की ओर। जब यहाँ की ओर मैंने फोर्स अप्लाई किया यानी नेगेटिव डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया किसकी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस सूरत में मैं निकालूंगा वर्क डन। वर्क डन जो होगा, मानो जो ये फोर्स है दैट इज 1 न्यूटन, और जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो भी मान लीजिए है -1 मीटर। तो उस सूरत में मेरा वर्क डन आ गया फोर्स, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे कितना है -1 न्यूटन इंटू -1 मीटर। माइनस माइनस एस वी नो इज इक्वल टू प्लस 1 1 are 1, दिस इज 1 न्यूटन मीटर। और वहाँ भी मुझे मिल गया 1 न्यूटन मीटर, वहाँ भी मुझे मिल गया जूल। यानी यहाँ मुझे भी एक ये 1 जूल मिल गया। यानी वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है, जो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर है वो भी कितना है 1 जूल है। और जब मैंने यहाँ की जब जो केस मैंने लिया तो इस केस में भी मुझे मिल गया कितना 1 जूल। यानी यहाँ भी मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया, यहाँ भी मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया। यानी इसमें कोई डायरेक्शन भी नहीं है, यहाँ भी 1 जूल है, यहाँ भी 1 जूल है। जब वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मगर यहाँ पे मुझे मिल रहा है 1 जूल, ये भी मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर जब मैंने लिया दूसरा केस तो वहाँ भी मुझे मिल रहा है 1 जूल, यानी दैट इज मैग्नीट्यूड। सो आई कम टू द कंक्लूजन दैट वर्क डन इज इक्वल टू force into displacement, although they seem to be a vector quantity, because we know that force is a vector quantity and displacement is a vector quantity,
but work done that I have calculated, that is a scalar quantity. So if anybody asks us what is work, is it a scalar quantity or vector quantity? So we have proved it that work is a scalar quantity. Now हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज पॉजिटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क क्योंकि हमारे पास है पॉजिटिव वर्क, हमारे पास है नेगेटिव वर्क, और हमारा तीसरी जो हमारा जो मतलब हमारा जो टॉपिक है दैट इज जीरो वर्क. इनको हम समझने की कोशिश करेंगे. मान लीजिए मैं पहले पॉजिटिव वर्क को डिफाइन करूंगा. नंबर ए, पॉजिटिव वर्क. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है when they are in the same direction, then the work done in that case is known as a positive work. When the force applied and displacement are in the same direction, it is called positive. It is called positive work. When the force applied and the displacement are in the same direction, it is called a positive work. It is called a positive work. अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई ब्लॉक है या कोई ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक रस्सी में बांध रहा हूँ और इस रस्सी को यहाँ पे दो बच्चे, एक बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, यानी वो इसको खींच रहे हैं. जब वो इस रस्सी से इस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं तो फोर्स की जो डायरेक्शन है इस वक्त, ये भी इसी की डायरेक्शन में इस वक्त काम कर रहा है. तो जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, यानी बॉडी कहाँ की ओर मूव हो रही है, बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मूव हो रही है. तो मैं कह रहा हूँ कि इस सूरत में जो वर्क डन है, वर्क डन जो है उस सूरत में, वर्क डन जो इस सूरत में इज पॉजिटिव. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. यानी यहाँ पे ये ब्लॉक है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, रस्सी के जरिए they have tied a rope to this object and there are two men or two boys. वो उस रस्सी के जरिए इस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं. कहाँ खींच रहे हैं? लेफ्ट की ओर. यानी बॉडी का जो फोर्स है वो यहाँ की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी की ओर लग रहा है. तो उस सूरत में हम कहेंगे कि दिस इज अ पॉजिटिव वर्क. बाय पॉजिटिव वर्क वी मीन when the force and the displacement are in the same direction, then it is known as positive work. The work done in that case is positive work. Now, मान लीजिए ये कोई आदमी है
ये कोई आदमी है, यहाँ मैं आदमी बना नहीं सकता हूँ मगर थोड़ा मैं कोशिश करूँगा। ये आदमी है, ये इसके हाथ में जो है एक ब्लॉक है या ऑब्जेक्ट है। ये जो आदमी है ये इस ब्लॉक को ऊपर की यानी फोर्स जो अप्लाई कर रहा है, ऊपर की तरह ये फोर्स अप्लाई कर रहा है उस ब्लॉक को। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो नीचे लग रहा है, मगर जो फोर्स जो है वो ऊपर की ओर लग रहा है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कहाँ की ओर लग रहा है, यानी फोर्स भी लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी लग रहा है ऊपर। तो उस सूरत में भी कहूँगा कि दिस इज अ पॉजिटिव वर्क बिकॉज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। वो इस सूरत में कहूँगा मैं कि दिस इज अ वर्क, दिस इज अ पॉजिटिव वर्क। नाउ इसी मिसाल को, इसी फिगर को मुझे नेगेटिव वर्क को मुझे अब समझना है। मैं अब नेगेटिव वर्क को ऐसे समझूंगा। नंबर, अब क्योंकि जब ये बच्चा, ये आदमी इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले रहा है, यानी फोर्स अप्लाई हो रहा है कहाँ की ओर, ऊपर की ओर। और जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर। तो उस सूरत में हम ये कहेंगे द वर्क डन इन दैट केस इज अ पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव वर्क, इट इज पॉजिटिव वर्क। नाउ यहाँ पर मैंने जब इस बच्चे ने फोर्स ऊपर की ओर लगाया, यानी ब्लॉक ऊपर की तरफ उसको ये पुल कर रहा है, ये ऊपर की तरफ उसको ले रहा है। मगर और एक दूसरा फोर्स जो लग रहा है, वो जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशन, इस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट जो है, इस वक्त अगर मैं नेगेटिव वर्क को मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। नेगेटिव वर्क जो वो वर्क होती है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दे विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी यहाँ पे जो ये फोर्स जो लग रहा है, यहाँ पे जो जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पर वो नीचे की ओर लग रहा है, यानी फोर्स जो है इस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की ओर लग रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की ओर लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस वक्त नीचे की ओर लग रहा है और जबकि ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। तो उस सूरत में कहूँगा कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन द वर्क डन इन दैट केस इज नेगेटिव वर्क। अब मैं इसको और एक मिसाल के जरिए इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है या कोई सरफेस है। इस सरफेस पे मैंने रखा एक ब्लॉक रखा। इस ब्लॉक पे जब मैंने फोर्स अप्लाई किया, सपोज फोर्स अप्लाई मैंने किया, तो जो ये ब्लॉक की जो ये मोमेंट है, ब्लॉक की जो मोशन है, ये मोशन कहाँ की ओर लग रही, डिस्प्लेसमेंट कहाँ की ओर लग रहा है, यहाँ की ओर लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज राइट वर्ड्स। मगर जहाँ तक कि फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक और इस सरफेस के दरमियान एक और एक फोर्स that comes into existence and that force is frictional force। वो इसका मतलब यह हो कि मैं इस फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ राइट डायरेक्शन की ओर, डिस्प्लेसमेंट भी लग रहा है डायरेक्ट डायरेक्शन की ओर, मगर जो फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले वो कहाँ की ओर लग रहा है, ये यहाँ की ओर लग रहा है। सपोज दैट इज स्मॉल f, that means displacement is rightwards while as the frictional force is
and frictional force is to the left, well, in that case, I will say that it is a negative work. It is a negative work. So we have come to the conclusion, negative work is that work when the force and the displacement act in opposite direction, that is known as negative work. Now there is another thing that is zero work. जीरो वर्क में कल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मगर आपको जो आपने ये पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ये स्केलर क्वांटिटी जो है, ये आपने थ्योरेटिकल बेसिस पे आपने समझा है, जबकि आपके पास अभी ट्रिग्नोमेट्री का अभी नॉलेज नहीं है, अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता नहीं है, क्योंकि जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ये आपके 10th क्लास के सिलेबस में है, जबकि 9th क्लास के जो स्टूडेंट है इनको अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज cos 0, cos 90, cos 180, अभी उनको उस चीज़ के बारे में cos 180, cos 90, अभी उन्होंने ये बातें नहीं सीखी हैं। जब आप उनको सीखेंगे तो अगले क्लास में आपको इसके लिए और एक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, मगर आपको ये चीज़ें अभी जो समझने हैं, you have to understand these things on the basis of theory. Now tomorrow we will focus our attention what is zero work, when work is said to be zero, और इसके बाद हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी जो हमने अभी तक पढ़ा है उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। Till then, goodbye.